नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में पूछे जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अभिकथन और कारण वाले प्रश्न। ठीक है, पूरे सीटेट एग्जाम में आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समझ जो है जिनको नहीं समझ आते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो क्वेश्चन गलत कर दे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसका मैंने पार्ट 1 जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि पार्ट 2 भी इसका वीडियो दीजिएगा, मतलब इससे रिलेटेड और भी मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने आपको पार्ट 2 आज लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंप्लीट देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में चले जाइए आप, वीडियोज़ वाले सेक्शन में, वहाँ से मिल जाएगा। अभिकथन और कारण ये होता क्या है, तो ये अभिकथन और कारण जो है वाले जो प्रश्न होंगे, ठीक है, हम आगे इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लो, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर करो अपने दोस्तों को और उनको बताना कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी जो वीडियोज़ देखते हैं, मैं पूरा कंप्लीट स्टडी मटीरियल दे रहा हूँ और आप लोग देखते भी हैं, तो प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ मेरी खुशी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने जो है मेरे वीडियो को जो है पॉजिटिव अप्रोच किया है, उन्होंने कमेंट किया है ना। अच्छा और बुरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर कुछ कमेंट भी करते हैं कि सर इस वीडियो में ये कमियां हैं, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट में। एक जगह अभिकथन होगा, फिर उसके नीचे तर्क दिया गया होगा, फिर उसके जो है 4 या ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, अभिकथन को हमें पढ़ना है और फिर हमें पढ़ना है कि जो अभिकथन दिया गया है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। मतलब ये पूरे प्रश्न का मुख्य विचार होता है। क्या होता है? मुख्य विचार होता है। और विचार जो तर्क दिया गया था इस मुख्य विचार की पुष्टि करता है कि ये मुख्य विचार हाँ तर्क संगत भी है, और ये भी, इसको भी, स्टेटमेंट को भी हमें सही और गलत के रूप में देखना है। मतलब हमें इसको देखना है कि ये सही है या गलत है स्टेटमेंट। तर्क जो रीजन दिया गया है वो सही है और गलत है, और ये जो तर्क दिया गया है वो इस जो है अभिकथन की पुष्टि कर रहा है कि नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध को देख रहा है कि नहीं, संबंध है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर ए की व्याख्या नहीं है। अगर यहाँ पे संबंध है तो हम कह सकते हैं आर ए की व्याख्या है। अगर हमने देखा कि ए कथन सही है और आर कथन गलत है तो हम लिख देंगे ये वाला आंसर, और ए कथन गलत है आर सही है तो ये वाला आंसर लिख देंगे। बस इन्हीं 4 जो है बातों को आपको ध्यान रखना है। अलग अलग स्टेटमेंट को पढ़ना है, हर स्टेटमेंट के को देखना है कि क्या स्टेटमेंट सही है जो लिखा हुआ। उसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध को देखना है कि ये दोनों जो बातें एक दूसरे के लिए कही है क्या ये सही है। इस तरीके से हमें देखना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है कि आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था का बच्चा है, शुरुआती स्टेज का है, मतलब 2 से 6 साल का बच्चा है। अब वो नाउन की परिभाषा की जगह, नाउन की जगह वो वर्ब्स का प्रयोग करता है, क्रियाएं करता है, और व्याकरणिक नियमों का जो है अनदेखी करता है। भाई, इतने छोटे बच्चे के लिए व्याकरण के नियमों को जो है समझ पाना बहुत थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है। तो ये जो अभिकथन दिया गया है ये बिल्कुल सही मालूम पड़ता है। ठीक है, अब इस पर तर्क दिया गया है कि उनको शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे की जो शब्द संपदा होती है वो बहुत ही सीमित होती है ना। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से 4 वर्ष का बच्चा है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, तो ऑब्वियसली इसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो भी थोड़ी हल्की होगी, है ना। वो कैब जो शब्द होते हैं वो बहुत कम होंगे। भाषा का अभी पूर्ण रूप से जो है डेवलप नहीं हुई होगी, भाषा का वो सही रूप में प्रयोग करना नहीं जानता होगा, है ना। और वो ज़्यादातर जो है क्रियाओं को करने में जो है एक्शंस प्रयोग करने में जो है ज़्यादा होता होगा, लिखने में और उसके बारे में बताने में, परिभाषाओं को समझाने में जो है ये कमज़ोर है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये जो संपदा सीमित है इस वजह से ये इस तरीके की क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है, क्योंकि व्याकरणिक नियमों की वो अनदेखी करेगा। तो यहाँ भी ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक दो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बाकी फिर मैं फटाक फटाक से आपको इसका आंसर देता रहूंगा। ठीक है,
अब फिर से एक क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, गणित शिक्षण में गलतियों का विश्लेषण सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए, आप सोच के देखिए कि जब आप मैथ पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हो, है ना? अपनी गलतियों का एनालिसिस करते हो। जैसे आपने एग्जाम, ये टेस्ट पेपर दिया और फिर आपने देखा कि मैंने इस टेस्ट पेपर को देते हुए मैंने किन किन क्वेश्चंस पे गलतियां करी और क्या क्या मैंने उस सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हो, तो आपका जो सीखना, आपकी जो तैयारी और बेहतर हो जाती है। जब आप पेपर दे के आते हो तो आप पेपर देने के बाद अपने घर आते हो, घर में आप उस पेपर को चेक करते हो आंसर की से, फिर आप उन गलतियों का विश्लेषण करते हो कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो ये आपकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आप पेपर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। गलतियां जो है बच्चों को तुरंत जो है यहाँ पे सही करने, तुरंत सही उत्तर की ओर ले जाती। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं वो हमेशा तुरंत उसको सही उत्तर की ओर ले जाए, तुरंत तो नहीं ले जाती। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए और आर जो है, ए सही है और आर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन यहाँ पे हम जो है सी सही जवाब लगा देंगे। और इसके बाद ये भी है कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, आर, है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहां आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जो है अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तो आज का जो समय है, अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज का जो समय है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बच्चा जो है दोस्तों के साथ मीडिया, सोशल मीडिया के चक्कर में है। तो वहीं के जो है जो भी आज के सोशल मीडिया में होता है उसी के व्यवहार को अपनाता है, उसी तरीके की वो बातें करने लगता है, उसी तरीके के वो कपड़े पहनता है ना? वो सारी चीज़ें, क्रियाएं करता है जो उसको मीडिया में या उसके दोस्त दिखाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो समाजीकरण जहाँ पे समाज के बनाए हुए नियमों को बच्चा सीखता है, तो वो सीखता है, औपचारिक तरीके से भी सीखता है और अनौपचारिक तरीके से भी सीखता है। तो दोनों तरीके से सीखता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये सही व्याख्या भी हो रही है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए अभिकथन दिया गया है, यहाँ एजर्शन दिया गया है कि टीचरों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो भैया कह रहा है कि अगर टीचर को बच्चों के द्वारा की गई गलतियों की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब नजरअंदाज कर देना चाहिए, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए कि अरे हाँ ठीक है ना? तो ये यहाँ स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बल्कि भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। तो भ्रांतियां जो होती हैं ये अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये दोनों ही गलत है। भ्रांतियां जो होती हैं वो पूर्व अनुभव से आती हैं, अधूरी समझ से आती हैं। इसलिए भ्रांतियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसकी सही अवधारणा तक पहुंचना ज़रूरी है, ताकि जो है गलतियों, जो भी गलती की जा रही है उसमें सहायता की जा सके, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अभिकथन यहाँ पे सिलेबस के बारे में, पाठ्य चर्चा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचात्मक मूल्यांकन पर बल दे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज और संस्कृति को समझाए बच्चों से। जैसे इतिहास के बारे में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ बच्चा इतिहास के संबंध में ये जाने कि जो है हमारे जो है जो पूर्वज थे या हमारे राजाओं ने क्या क्या जो है हमको जो है आज़ादी दिलाने के लिए ये क्या क्या जो है किया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही है। अब हम तर्क देखते हैं कि पाठ्य चर्चा मतलब सिलेबस जो है मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक और निवारण तत्व के रूप में शामिल की जानी चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमको सही लग रहे हैं। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। यहाँ पे सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि पाठ्य चर्चा मनुष्य जीवन के आवश्यक और निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाती है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
अभिकथन दिया गया है कि हिंदी शिक्षण में समूह गतिविधियां सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देती है। तो जब हम बच्चों को सही समूह में काम करते हैं, समूह में जब कोई चीज़ कराते हैं, तो ये जो होता है, ये टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, बच्चे के अंदर सामाजिक व्यवहार, इन सब दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार अपनाना होता है, ये सब होता है। समस्या समाधान की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती है, अनुभव हासिल करता है ना, किसी चीज़ के बारे में गहराई से समझ डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें सहयोगात्मक शिक्षण में काम करता है। इसको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ना, इसको नोट कर लेना, बहुत काम का है ये। अब कारण दिया गया है कि समूह गतिविधियां केवल मनोरंजन के लिए उपयोगी है, तो केवल शब्द ही तुरंत काट देता है और यहाँ पे हम हटा के इसको आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जोड़ना होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, पर्यावरण का मूल उद्देश्य जो होता है आसपास के वातावरण से उसको जोड़ना है। आसपास के पर्यावरण में क्या हो रहा है, तो जैसे हम एनिमल्स के नेम पढ़ा रहे हैं, तो आसपास में जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हीं के बारे में हम बताएंगे, है ना। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करनी है तो हम पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जो है बात करेंगे कि देखो हमारे घर के आसपास जो नदियां हैं कितनी गंदी हो चुकी हैं। इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स देंगे। कारण दिया गया है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे ठोस वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते थे। बात बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक अवस्था में जो शुरुआती स्टेज होता है, 2 से 6 वर्ष का स्टेज होता है, 5 वर्ष का स्टेज होता है, इसमें बच्चे मूर्त रूप से जो है चीज़ें सीखते हैं, मतलब सामने से देख करके सीखेंगे, उनके सामने वो चीज़ें मौजूद हों, ऐसे तो बहुत लंबे समय तक वो उनके पास जहन में दिमाग में भरा रहता है कि हाँ ये ठीक हुआ है। फिर हम जो है एक्टिविटीज़ बेस्ड करा सकते हैं, ऐसे ऐसे ही जो है उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं जो स्पर्श करके जो है बच्चा सीखे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और इस तरीके से हम कहेंगे तो सातवें का आंसर ए होगा, क्योंकि ये इसकी सही व्याख्या भी कर पा रहा है। अभिकथन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल 3 चरण होते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल पहला चरण है जहां पे बच्चा जो है दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ये बात बिल्कुल सही है। इस स्तर पर बच्चे सामाजिक नियमों के महत्व को समझते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा जो है सामाजिक नियमों को नहीं समझता, वो किसी चीज को नहीं समझता, क्योंकि उसमें नैतिकता होती ही नहीं है। नैतिकता जो भी मिलती है वो बाहर से मिलती है, माता पिता उसे देते हैं और उस नैतिकता का पालन करता है। वो सजा, डांट, मारपीट कि मम्मी मारे ना, इससे बचने के लिए वो नैतिकता, वो आपकी बात को मान लेता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है, और आर ए की सही व्याख्या भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब गलत है तो व्याख्या कैसे करेगा, बात यहाँ पे समझ गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभिकथन एजर्शन दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्य चर्चा को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। तो गणित का जो सब्जेक्ट है वो मूर्त सब्जेक्ट है और अमूर्त सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं शुरुआती दौर पे, प्राथमिक स्तर पे, तो हम बच्चों को ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे जो मूर्त रूप से बच्चे गणितीय अवधारणा को सीखे। जैसे अबेकस का प्रयोग कर देंगे, है ना। काउंटिंग कराने के लिए, ऑब्जेक्ट काउंटिंग कराने के लिए हम बच्चों के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, उसको काउंट करने के लिए कहेंगे, है ना। बच्चों को शेप नेम्स सिखाने के लिए हम शेप्स के बारे में, जैसे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल जो है आपके घर जो आप समोसा खाते हो ना उसके जैसा होता है, देखा है वो ट्रायंगल के जैसा। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, ऐसे बताओगे। जो आपके घर में जो टीवी रखी है वो किस तरीके के आकार की है, वो रेक्टेंगल है। तो हम इस तरीके से मूर्त रूप जो है सिखाएंगे। बात यहाँ पे समझ गए, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आ जाते हैं कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या बिना सोचे समझे जो है बच्चे गणित की अवधारणा समझने लग जाते हैं, तो ये कथन गलत हो जाता है। इस तरीके से हम कहेंगे ये सी पॉइंट यहाँ पे सही हो गया। एजर्शन दिया गया है कि बच्चों को स्थायी संसाधनों, पौधे, जीव और समुदाय की जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, बच्चों को जो है स्थानीय संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से पौधे हैं, जीवों कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे यहाँ, है ना। हमें समुदाय के रूप में हम किस रूप में जाते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में पर्यावरण के प्रति जुड़ाव और संरक्षण की भावना पैदा करते हैं। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही सही है और आर जो है ए का सही कारण है। आंसर हो गया सही स्पष्टीकरण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अभिकथन दिया गया है, एजर्शन दिया गया है कि बच्चों को भाषा की शुद्धता सिखाने के लिए कठोर दंड देना उचित है।
तो बच्चों को भाषा की शुद्धता सिखाने के लिए कठोर दंड देना उचित है। तो कठोर दंड तो पहले ही यहाँ पे काट दो, क्योंकि डर के माध्यम से भाषा सीखना अधिक प्रभावी, ये भी काट दो। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पे पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। ठीक है। अभिकथन दिया गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त क्रियात्मक चरण में, मतलब तीसरा जो चरण है, संरक्षण की अवधारणा को समझ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। कारण दिया गया है कि इस चरण में बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचने लगते हैं और केवल मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में, लेकिन केवल मूर्त मतलब अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में वो सोचना ही पाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए वो यहाँ पे स्टेटमेंट भी सही है और इसकी व्याख्या कर पा रहा है, क्योंकि तीसरे स्टेज में जब मूर्त रूप से समझ पा रहा है, इसलिए वो संरक्षण की जो है अवधारणा को वो समझ पाते हैं। ठीक है। अभिकथन दिया गया है पर्यावरणीय विषयों को कहानी, खेल और गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो पर्यावरण की जो है विषय को जो है बिल्कुल कहानी के रूप में, खेल क्रियाओं के द्वारा, गतिविधियों से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण दिया गया इसका रीजन क्योंकि जो है बच्चों की जो समझ और कल्पना इन्हीं माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होती है, और ये सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो आंसर हो गया ए। एजर्शन दिया गया है कि वाइगोस्की के जो सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया सीखने के प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है वो बिल्कुल, क्योंकि वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सांस्कृतिक अंतःक्रिया से होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सामाजिक अंतःक्रिया केवल जो है शिक्षक और छात्र संबंधों तक सीमित है। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। केवल शिक्षक और छात्र, अरे इसका तो बहुत बड़ा दायरा है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, है ना। अरे भाई, सामाजिक अंतःक्रिया परिवार भी है इसमें, है ना, इसमें दोस्त भी आते हैं, इसमें ऑफिस भी आता है, बाहर के लोग भी आते हैं, पास पड़ोसी भी आते हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी कथन दिया गया है कि वह बच्चे जो उच्च आय परिवार से हैं, मतलब अमीर घर से आते हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वर्ग से। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो पैसा वाले परिवार हैं उनका रहन सहन, उनका जीवन शैली सब कुछ अलग है, और वो जो निम्न वर्ग के हैं उनका जीवन शैली अलग है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए, बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, और बचपन में बहुत विविधताएं हैं, ये भी सही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर ए की व्याख्या भी कर पा रहा है। अभिकथन यहाँ पे है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है और दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, ये हो सकता है कि भाई एक बच्चा 11 महीने में सीख सकता है और एक बच्चा 15 महीने में, 1.5 साल 2 साल में भी चलना सीख पाता होगा। तो इसका मूल कारण क्या है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों में होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हर बच्चा अपने जो है अलग है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, और क्योंकि उनके विकास की जो दरें अलग है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है कि एक बच्चा 11 महीने में सीख पा रहा है, एक बच्चा 15 महीने में चल पा रहा था। ये बात बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है। और ये जो व्यक्तिगत जो जो व्यक्तिगत जो है क्या बोलते हैं कि जो विकास जो है हो रहा है, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम है। कि हो सकता है कि माता पिता ने उस बच्चे की जो है बेहतरीन मालिश कर रखी हो, पैर रखो बढ़िया से, है ना, मसल्स बेहतरीन एक्सरसाइज करवाते हों, है ना, तो इसलिए वो ऐसा कर पा रहा हो, और दूसरे वाले माता पिता ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। तो हेरिडिटी और पर्यावरण का जो है परिणाम होता है ये। ठीक है। इस वजह से ये ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बात समझ गए। अभिकथन दिया गया है कि गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। 17वें का क्या है? तो ये बात बिल्कुल सही है। गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, इसके तहत इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं। वो मैथ्स में भी अच्छा हो सकता है और वो आर्ट में भी अच्छा हो सकता है। ये बात बिल्कुल है। आज की संदर्भ में भी ये लागू होता है कि भाई मेरा तो एक फ्रेंड है जिसकी मैथमेटिक्स इतनी बेहतरीन है, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतरीन है कि मैं बता नहीं सकता तुमको, सच बात है। और इतनी बेहतर है उसके बाद जो है, और उसकी आर्ट भी बहुत अच्छी है। वो मतलब दिखा दो उसको कोई आर्ट और वो बेहतरीन उसको आर्ट बना देता है वो अपनी कॉपी में। ठीक है।
अब यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि यह सिद्धांत जो है, मतलब ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, टीचरों को सभी बच्चों को एक समान शिक्षण विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो भैया जब अलग अलग है तो भैया एक तरीके की शिक्षण विधि क्यों अपनाओगे? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो इस कारण रीज़न दिया गया है वो गलत है। ए सही है और आर जो है गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अभिकथन दिया गया है कि टीचरों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सिखाने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है कुछ जो भी कुछ सीख रहा है उसका मीनिंग होना चाहिए, है ना, काम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल जुलूल कुछ भी सिखा दो। तो ये बात बिल्कुल सही है और उसके लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, है ना। एक बार में बच्चा नहीं सीखता, ये बात आपको पता होना चाहिए। कई तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को सिखाएंगे, ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रीज़न दिया गया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है और हमें सही बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सीखने के लिए कई प्रकार के अवसर जो है उपलब्ध कराने पड़ेंगे। कई चीज़ें जो है इस्तेमाल जो है तकनीकों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को सीखने में उसकी मदद करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया, एजर्शन दिया गया है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। तो भैया बहुत सारे खेल जो वो इसी पर, क्योंकि दिन भर टीवी वो देखेंगे, क्योंकि उनका सामाजिक जो है जो नेचर है वो पूरा प्रभावित हो चुका है आजकल सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया में जो भी कुछ दिख रहा है उसी से वो प्रभावित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया जो है बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर भी रखे हैं ना और एक दो बार ऐसा रिवीजन के तौर पे आप कर रहे हो, मैंने हालांकि ये वीडियो अपलोड कर भी दिया था पहले भी, बहुत सारे बच्चे इसको वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने जो है नहीं देखा है उनके लिए मैंने ये अपलोड किया है। तो अच्छे से तैयार कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को तैयार करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो 10 12 15 क्वेश्चंस मिलते हैं ना सीटेट में इस तरीके के, वो आप सही कर पाओगे, ठीक है। और आपकी समझ बेहतर होगी। इसको एक दो बार जरूर से ज़रूर देखिएगा। 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं आप। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। जब बच्चे समूह में देखिए समूह में करके सीखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। बस अब यहाँ पे चित्रकला हो, चाहे वो खेल हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कुछ भी हो, समूह में गतिविधियां कराने से बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। रीज़न दिया गया कि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में टीचरों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। तो 20वें का जो आंसर है ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए होगा और यहाँ पे रीज़न जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है। असर्शन दिया गया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित जो है पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो बाल केंद्रित जहाँ पे बच्चे केंद्र में होते हैं, ये व्यक्तिवादी जो है कक्षा नहीं होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है। तर्क दिया गया कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब टीचर जो है वो तानाशाह होता है, मतलब बहुत एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, मारता हो, डांटता हो खूब, इस तरीके से, है ना, नियंत्रण हर चीज़ में कंट्रोल करता हो कि ये क्या कर रहे हो, चलो चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम कह देंगे कि आंसर हो गया यहाँ पे डी, दोनों ही गलत। अभिकथन दिया गया है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो बच्चे अपने परिवार में व्यवहार के कई तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के संदर्भ में। तो भाई पूरा जो जीवन बच्चे का जो परिवार है उसी से टिका होता है। वो प्राइमरी जो है जो लर्निंग होता है, जो बेसिक जो लर्निंग होती है बच्चे के अंदर जो सीखना होता है वो घर से ही होता है। माता पिता के आचरण को देख करके, माता पिता के शब्दों को सुन करके वो सारा कुछ जो है अपना भाषा डेवलप करता है, अपना व्यवहार डेवलप करता है, सारी चीज़। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही नज़र आ रहा है ना। अब रीज़न दिया गया कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिभावक है, जबकि हमें पता है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक अभिभावक है। द्वितीयक तो जो है उसका बाहर का आवरण है, जैसे उसका स्कूल हो गया, है ना, सगे संबंधी हो गए या फिर आसपास का पड़ोस के घर हो गए, तो ये सब द्वितीयक कारक में आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। और हम अगर आंसर की बात करें तो ए और आर सही, ए सही है और आर गलत है। आंसर हो गया 22 का सी।
मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई भी गड़बड़ी नहीं नज़र आ रही होगी, कोई गलतियाँ नहीं हो रही होंगी और आप आसान से चीज़ों को समझ रहे होंगे। बिल्कुल सरल भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? कई बार मैं जब कठिन भाषा का प्रयोग करता हूँ तो बच्चे जो है समझ नहीं पाते और वो बस यही कहते रहते हैं, सर मुझे पेपर कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। मैं समझ जाता हूँ कि जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो समझ जाते हैं कि भैया मुझे ख़ास नहीं लगा। तो इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और इसी भाषा को समझ के आपको जो है, जब मैं आज को आपको सरल भाषा में पढ़ा रहा हूं तो आप इस भाषा को प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए और मूर्त सामग्री बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ये बात दोनों ही सही है, यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए। अभिकथन है कि बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता केवल जानकारी से विकसित नहीं होती। तो पर्यावरण के प्रति अगर संवेदनशील बनाना है तो बच्चों को स्वयं से उस कार्य को करने के लिए दीजिए। पहली चीज़, जैसे कि पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाना है तो पौधे को एक अपनाने के लिए दे दीजिए कि ये आज से तुम इसका पालन और पोषण करोगे। इसमें जब भी मिट्टी सूखेगी तो तुम इसमें पानी डालोगे, जब भी हर 2 महीने 3 महीने बाद इसमें छोटी सी गोबर की खाद डाल लेकर के आओगे, है ना? जो सड़ जाएंगी पत्तियां उसको काट दोगे, ये सारी सिखाएंगे तो संवेदनशीलता तभी आएगी। तो ये स्टेटमेंट जानकारी से विकसित नहीं होती है यहाँ पे केवल, है संवेदनशीलता केवल जो है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बल्कि ये विकसित तब होती है जब वह प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, संपर्क में रहते हैं और वास्तविक स्थितियों का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 24 का ए सही जवाब होगा। एजर्शन दिया गया कि टीचर को कक्षा में प्रत्येक छात्र के प्रति समान व्यवहार अपनाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है भाई। कोई भी टीचर का उद्देश्य होता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करे और भेदभाव रहित तो जो है, किसी बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा सुंदर क्यूट सा बच्चा है इसको ज़्यादा प्रेम दिखाएं और जो थोड़ा सा रंग रूप में जो है अजीब है तो उसको जो है मतलब उसको ज़्यादा ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समान व्यवहार अपनाना चाहिए, है ना? और बढ़िया काइंड नेचर का होना चाहिए। शब्दों का बिल्कुल हल्के से ऐसे बात होना चाहिए, है ना? नैतिक व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। कारण दिया गया कि समान अवसर देना समान व्यवहार करने की दिशा में पहला कदम होता है। तो 24 का यहाँ पे आंसर है, बिल्कुल सही है और ये आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है। एजर्शन दिया गया है कि गणित शिक्षण में समस्या समाधान दृष्टिकोण तार्किक चिंतन को बढ़ाता है। तो जब भी हम तार्किक चिंतन करते हैं तो कहीं तार्किक चिंतन हमारे जो है दृष्टिकोण के लिए फायदा करता है। भाई हम जब सर पूछते हैं, तार्किक चिंतन का मतलब होता है टीचर ने कोई क्वेश्चन पढ़ाया तो आप उसमें क्वेश्चन पूछोगे, आलोचनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछोगे, उसका सही और गलत दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए दोनों चीज़ें करोगे। तो ये आपके समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है, आपके संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, आपकी सोच को बढ़ाता है, आपकी आईक्यू को बढ़ाता है ना? बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह दृष्टिकोण केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। केवल शब्द आ जाए तो थोड़ा सा सोच लेना कि ये गलत ही होगा। तो केवल उपयुक्त कक्षाओं के लिए बेहतर नहीं होता, ये प्राथमिक, जूनियर, हायर क्लास सभी जगह ही काम आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है। अभी कथन दिया गया है कि भाषा अधिगम में जो त्रुटियां होती हैं वो बच्चों की प्रगति को दर्शाती हैं, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसको दर्शाती हैं। जो गलतियां होती हैं, तो भाई गलतियां बिल्कुल सही जवाब है ये, क्योंकि जो भी आप गलतियां करती हैं वो एक सीखने का पहला स्टेप होता है। गलती की, आपने बच्चों को कहा कि अरे बेटा ये गलत है ना, इसको ऐसे नहीं करते, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। एक दो बार ऐसा हुआ, रिपीट होता है, धीरे धीरे आप उसको बताते हो तो वो सीख जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रगति को दर्शाता है, प्रोग्रेस होता है। गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। ठीक है, क्योंकि त्रुटियां जो है ये संकेत देती कि बच्चा भाषा के नियमों को आत्मसात करने की प्रक्रिया में है। तो 26 का यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है और ये सही व्याख्या भी हो रही है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। एजर्शन दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक टीचर को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। जो भी बच्चा गलतियां कर रहा है
जो भी उसके पास अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके दिमाग में भरा है, उसको साझा करने देना चाहिए बच्चे को, है ना। बच्चे को करने देना, मतलब टीचर को जो है ये दिमाग में होना चाहिए कि बच्चे को उसके थॉट्स को उसके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको सामने आकर के बताए, ठीक है। और भ्रांतियाँ और वैकल्पिक जो अवधारणाएं होती हैं वो हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। तो ये सीखने की प्रक्रिया में महत्व नहीं होती है। महत्वहीन कैसे हो सकती है? कई बार जो भ्रांतियाँ होती हैं वो बच्चे की अधूरी समझ को दर्शाती हैं, अनुपूर्व अनुभव से जुड़ी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये महत्वहीन तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो 27वें का आंसर यहाँ पे सी गलत है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सही है और आर यहाँ पे गलत है। अभिकथन, सॉरी माफ कीजिए, अभिभावक बोल रहा हूँ। एजर्शन है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे का संपूर्ण जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 28 का ए यहाँ पे राइट हो गया। अभिकथन यहाँ पे दिया गया है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संवाद की क्षमता, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। भाषा, अगर हिंदी भाषा शिक्षण में बात करें तो बच्चा हिंदी का सही प्रयोग कर पाए, हिंदी सही से बोल पाए, है ना, सही उच्चारण ले पाए और बेहतरीन तरीके के मतलब बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। यही आपका मूल अर्थ मंत्र है कि भाई बच्चा मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, भाई वाह। तर्क दिया गया है कि क्योंकि भाषा केवल व्याकरण के नियमों को जानने से नहीं होती बल्कि उसके प्रयोग से सीखी जाती है। बात बिल्कुल सही है। व्याकरण केवल नियमों का, जैसे आप मान लीजिए आप ABCD जान गए, आप ये भी जान गए कि इज एम आर कहाँ यूज होता है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानते, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही है और RA की व्याख्या भी कर रहा है। एजर्शन दिया गया है कि टीचर को कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो भाई टीचर को बिल्कुल लेना चाहिए, सोचने का अवसर देना चाहिए। और रीजन दिया गया कि प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो बात बिल्कुल सही है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये व्याख्या कर, आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है जहाँ पे समान रूप से आलोचना कर पाए, जहाँ पे वो बच्चा पॉजिटिव भी ध्यान रखे और निगेटिव भी ध्यान रखे, है ना, कमियां भी ध्यान रखे और खूबियां भी ध्यान रखे, ठीक है। तो इस तरीके से कमियां और खूबियां दोनों का ध्यान रखें, ठीक। चलिए, अभी कथन दिया गया है, एजर्शन दिया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है सुमित्रा, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स, तो देखिए महिला जो है मैथमेटिक्स की टीचर है और एक लड़का जो है वो नर्स का काम कर रहा है, इसके लिए आमंत्रित किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि टीचर में जब इस तरीके के उदाहरण रखे जाते हैं, क्लास टीचर के द्वारा क्लास में इस तरीके के उदाहरण रखे जाते हैं, तो बच्चों के अंदर जो रूढ़िवादिता होती है ना जेंडर को लेकर के कि लड़का और लड़की में भेद करने की, उससे जो है छुटकारा मिलता है। लैंगिकता जो है, जेंडर जो है, वो अंतर जन्मजात है, समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं होता। तो जो जेंडर होता है, लैंगिक जो है, ये समाज द्वारा निर्धारित होती है। समाज बताता है, सामाजिक जो है, समाज बताता है कि लड़का लड़की क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समाज ही भेद करना सिखाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट था। ए सही है और आर यहाँ पे गलत है, इसलिए हम 31 का डी आंसर लगाएंगे। कथन दिया गया है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बच्चे का विकास का आप सटीकता से, है ना, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ये आप नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा आगे बढ़ करके IAS ही बनेगा, बेहतर करेगा ये आप कह सकते हो, IAS ही बनेगा ये नहीं कह सकते। वो और कुछ कर सकता है, उस दूसरी फील्ड में कुछ और बेहतर कर सकता है, तो ये नहीं कह सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास में इस चीज़ को, तो ये बात बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। बात बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कई बार कहा है ये क्वेश्चन को कि भाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो अनूठा संयोजन इसलिए कहा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे आंसर ए सही लगाएंगे, ठीक है।
सही व्याख्या भी हो रही है और ये एक दूसरे को जो है जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भर भर के मिलेंगे और ये क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने हल्के, मीडियम सभी प्रकार टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं। आई होप जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के जो वीडियो में आपने कितने 32 में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, सही-सही आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।